सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, आज इस सीरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास पार्ट नंबर 2, जो मैं क्लास नंबर 2 लेकर आपके सामने आया हूं। इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज इस क्लास के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे पूरे राजस्थान का इतिहास कवर हो जाएगा। कल हम राजस्थान की कला व संस्कृति को पढ़ेंगे, तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। तो यह दक्षिण की किस एक जाति से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर ए। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? किस शासक का शासनकाल जो है लगभग 50 वर्ष का था? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी राव जोधा का था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो उन्होंने राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो है रानी उमादे। उमादे जो है मालदेव की पत्नी थी और वह शादी के दिन ही रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी। सुमेल का युद्ध लड़ा गया। सुमेल का युद्ध इसी के बार इसका नाम आता है गिरी सुमेल का युद्ध नाम भी आता है। तो गिरी सुमेलन जो सुमेल का युद्ध था कब लड़ा गया था? तो ये जनवरी 1544 में लड़ा गया था और इसके अंदर युद्ध हुआ था। ये जोधपुर के शासक मालदेव व दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी थे, उनके मध्य में युद्ध हुआ था। तो मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य में युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर जो शेरशाह सूरी की विजय जरूर हुई थी, लेकिन ये हारते हारते जीते थे। इस प्रकार इसलिए उन्होंने एक बात कही थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बात बोली थी दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वो थे आपके मारवाड़ के राव चंद्रसेन। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1668 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत जो आपका है मध्य प्रदेश में स्थित है। धर्मत आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। तो अजीत सिंह वह किसके पुत्र थे? तो वह महाराजा जो जसवंत सिंह थे उनके पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ के किस शासक को पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? यानी मारवाड़ के किस शासक का लालन पालन गोराधाय ने किया था? तो वो आपके हैं अजीत सिंह। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? स्वतंत्रता के समय जोधपुर के राजा कौन से आपके? महाराजा हनुमंत सिंह थे। महाराजा हनुमंत सिंह। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो गिंगोली का युद्ध जो था आपके जयपुर व जोधपुर के मध्य हुआ था और ये जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इनके विवाह से लेकर कारण इनका युद्ध हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 13, जोधपुर के राठौड़ वंश के राजाओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले किसका शासनकाल था, बाद में किसका था? तो सबसे पहले शासनकाल जो था वो था आपके राव चूड़ा है, नंबर 1 पर ये है। उसके बाद थे आपके राव रणमल, नंबर 2 पर। फिर थे आपके राव जोधा,
नहीं, नंबर 2 पर आपके, ठीक है, राव जोध थे, और नंबर 3 पर आपके राव जोधा, और नंबर जो 4 था उस पर थे आपके राव गागा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन देखें कहाँ मिलता है, तो 1 3 2 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी टाइम पीरियड के अनुसार सबसे पहले थे रावचूड़ा, रावचुंडा के बाद राव रणमल के बाद जोधा, और जोधा के बाद राव गागा। पाहेबा या साहिबा का युद्ध निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? जो पाहेबा और साहिबा का युद्ध तो आपका जोधपुर व बीकानेर के मध्य हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन लोहावट युद्ध के संदर्भ में सत्य है? यह युद्ध चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य हुआ था। युद्ध में उदय सिंह विजयी रहा। तो केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल 1, यह सही हुआ है। अकबर के समय निम्न में से कौन से राजपूत योद्धाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? यहाँ पर राणा प्रताप है, मोटा राजा उदय सिंह है, व राव चंद्रसेन है। इनमें से किन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो उनमें से आपके राणा प्रताप है, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और राव चंद्रसेन हैं, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो केवल एक मोटा राजा उदय सिंह है, इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। तो आपका सही उत्तर बनता है 1 और 3, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध महारानी महामाया किसकी पत्नी थी? तो महारानी महामाया जो आपकी जसवंत सिंह की पत्नी थी। निम्न में से कौन सी रचना नैणसी द्वारा रची गई है? नैणसी ख्यात, मारवाड़ प्रगनारी विगत। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, या कोई नहीं। तो आप देखेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। नैणसी ख्यात भी इनकी है, और मारवाड़ प्रगनारी विगत भी इनकी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 व 2 यानी दोनों ही रचनाएं मोहनोद नैणसी की है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु पर तत्कालीन मुगल सम्राट ने कहा, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है? ये किसकी मृत्यु पर कहा था? तो ये जो है आपके जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था, क्योंकि जो जसवंत सिंह थे वो इनके बिल्कुल विरोधी थे, और अपने राज्य में अपनी तरफ ये इनका जो इनका प्रचार प्रसार नहीं होने दे रहे थे, अड़चन बनकर खड़े थे इनके आगे, एकदम धर्म का विरोध करते थे, इनका मुसलमान धर्म का, मुस्लिम धर्म का विरोध करते थे। तो जब ये इनका निधन होता है तब औरंगजेब कहते हैं ये बात कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। निम्न में से किस शासक ने अपने पुत्री का विवाह पहले तत्कालीन मुगल शासक से करवाया, लेकिन बाद में उसका शुद्धिकरण भी करवाया? तो वो कौन थे? वो थे अजीत सिंह। अजीत सिंह ने अपने पुत्री का विवाह करवाया था, वो करवाया था मुगल शासक फर्रुखशिह से करवाया था। देवारी समझौता निम्न में से किसके मध्य हुआ था? जो देवारी समझौता है वह निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह, आमेर के राजा सवाई जय सिंह कछवाहा, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। तो आपके सामने ऑप्शन 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी के मध्य में देवारी समझौता हुआ था। तो ऑप्शन तीनों ही बातें इनकी सही है। निम्न में से कौन से जोधपुर शासक पर नाथ संप्रदाय का बड़ा प्रभाव था? तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो था मान सिंह पर था। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राव सिहा, राव अस्थान, राव दुहड़,
राव राय सिंह। तो इसके अंदर देखते हैं कि सही क्रम कौन सा है। तो जो राव सिंहा नंबर 1 पर आते हैं, फिर राव आस्थान है, राव दुहड़ है, वह राव रायपाल है। तो ऑप्शन जो सी है वह आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार इनका क्रम है। अब हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये आपके बीकानेर शैली के हैं। पहले हमने पढ़े मारवाड़ शैली के प्रश्न। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है? तो कलयुग का कर्ण आपके राव लूणकर्ण को कहा गया है। किस शासक ने 1544 में बीकानेर पर का पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो ये थे आपके शेरशाह सूरी। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो इन्होंने राय सिंह को सुपुर्द किया था, जो बीकानेर के शासक थे। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? यानी बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच जो संधि होती है, तो प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राव बीका, राव कल्याणमल, राव राय सिंह या अनूप सिंह। तो जो इसके शासक जो थे वो आपके कल्याणमल थे। कल्याणमल ने ही संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? बीकानेर का कौन सा शासक जो था, जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो वो था आपका राय सिंह। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो वो थे आपके राय सिंह को ही कहा जाता है। किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण किसको कहते हैं? तो महाराजा राय सिंह को राजपूताने के कर्ण से नाम से जाना जाता है। बीकानेर के कौन से शासक की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उन्हें माही मरातीब उपाधि प्रदान की थी? तो शासक कौन थे? वो आपके थे राव अनूप सिंह। राव अनूप सिंह। बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो करण सिंह जो थे किसके समकालीन थे? तो वो शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो बीकानेर शासक उस समय राजा जो थे वो महाराजा शार्दुल सिंह थे। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो आप देखेंगे कि महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कहता है 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए गए। ऑप्शन डी कहता है 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो इन सभी के अंदर जो आपका ऑप्शन सी है वह आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन सी सत्य नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि उसके शासनकाल में गजशाही सिक्के नहीं चलाए थे। और बाकी सारी की सारी इनकी क्या है, बिल्कुल सही है। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? जो राठौड़ वंश है उनकी मेड़तिया शाखा के संस्थापक है आपके राव दूता। निम्न में से सत्य कथन है। बीकानेर राज्य के संस्थापक मारवाड़ के राव सिंहा राव जोधा के पुत्र थे। यानी बीकानेर राज्य के जो संस्थापक है वह आपके मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र थे।
बीकानेर राज्य के संस्थापक ने यह क्षेत्र जाट नेता नेरा के साथ मिलकर जीता था। तो ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या कोई नहीं। तो आप देखेंगे तो उत्तर आपका होता है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों ही कथन इसके सत्य है। बीकानेर राज्य की स्थापना मारवाड़ के राव जो जोधा थे उनके पुत्र ने की थी, वो उनका नाम था राव बीका। और जो जाट नेता नेरा थे उनके साथ मिलकर इसे जीता था, इसलिए बीका और नेरा के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा था बीकानेर। नेरा और इधर से इसके जो बेटा थे जोधा के पुत्र, उसका नाम था बीका। तो इन्हीं के नाम पर यह शहर बसा हुआ है बीकानेर। दोनों को मिलकर इन्होंने जब जीता था तो नाम रख दिया बीकानेर। काम प्रबोध अनुपोद्य ग्रंथों की रचना बीकानेर के किस शासक द्वारा की गई थी? तो यह जो रचना अनूप सिंह के द्वारा की जाती है। अनूप सिंह जो है हिंदी के उच्च कोटि के विद्वान थे और उनके अलावा उन्होंने कई और ग्रंथ लिखे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अनूप विवेक है, काम प्रबोध है, अनुपोद्य है, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, गीत गोविंद, ये इनकी रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। राजपुताने का भागीरथ किसे कहा जाता है? राजपुताने का भागीरथ आपके गंगा सिंह को कहा जाता है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह श्यामल दास के द्वारा रचना लिखी जाती है। वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह रचना पृथ्वीराज सिंह के द्वारा रचित जाती है। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो वो आपके थे सूरत सिंह। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना कब की गई थी? तो 1609 में की गई थी। किस राज्य के शासक सावन सिंह अपनी कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो आपके किशनगढ़ के शासक थे सावन सिंह, जो कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो किसने माना है? ये डॉक्टर भंडारकर ने माना है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक आपके वासुदेव चौहान को माना जाता है। अजमेर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर के संस्थापक आपके कौन थे? अर्णोराज नहीं, आपके अर्णोराज नहीं होंगे, इसके अजयराज है। जो अजमेर के संस्थापक किसे माना जाता है? अजयराज को। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से जाना जाता था। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बिसलपुर की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? आपके विग्रहराज चतुर्थ। विख्यात स्मारक डायदिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ये तृतीय नहीं है, विग्रहराज चतुर्थ ही है ये। तो इसका निर्माण जो आपके विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था और 1198 ईस्वी में इसको तोड़कर डायदिन का झोंपड़े के रूप में इसको बनाया गया था। वर्तमान में इसको डायदिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इसे एक जो मस्जिद के रूप में बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाया था 1198 ईस्वी में। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो वो आपके थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? दरबारी विद्वान कौन सा नहीं था? तो आप देखते हैं कि इनके जो पृथ्वीराज जो सारंगधर है वह पृथ्वीराज चौहान के
दरबारी विद्वान नहीं थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही राजस्थान में आए थे। कदम्बास या केम्बास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो ये जो थे आपके पृथ्वीराज तृतीय के समय उनके मुख्यमंत्री थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो उनके समकालीन चंदेल शासक परमार्दी देव थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो उनके जो समकालीन चालुक्य शासक थे वो थे भीमदेव द्वितीय। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? चौहानों की जो रणथंभौर शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे, किसको माना जाता है? तो वो थे गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। इन्होंने ही रणथंभौर शाखा की शुरुआत की थी। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो वो 1290 के अंदर इनकी प्रथम बार मुठभेड़ होती है। तो इनकी जो मुठभेड़ होती है प्रथम बार, ये 1230 नहीं है, 1290 है। तो 1290 के अंदर प्रथम बार इनकी मुठभेड़ होती है। 1290 याद रखें। पहली बार 1290 के अंदर है, उसके बाद 1292 ईस्वी में दोबारा ये आक्रमण उनका खिलाफ होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? आक्रमण क्यों किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राजा की सेना सुदृढ़ की थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, या जलालुद्दीन खिलजी ने आदेश दिया। तो क्या कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होता है। रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो वहाँ पर नुसरत खां जो है वो मारे गए थे। ये जब अलाउद्दीन खिलजी के जो शासक थे उलूग खां व नुसरत खां, ये दोनों आक्रमण करने जाते हैं। और इसको इस तरह ट्रिक से याद रख सकते हैं कि नुसरत मारा गया और उल्लू उड़ गया। तो उलूग खां तो जीवित बच गया था और नुसरत खां मारा गया था। उल्लू एक बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आता है, कन्फ्यूज भी करवाया है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दो मुख्य ये सेनापति थे और दोनों गए थे लड़ने के लिए। तो उल्लू उड़ गया था यानी बच गया था और नुसरत खां मारा गया था। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो वो आपके है वत्स राज। कानड़ देव कहाँ का शासक था? जो कानड़ देव जो थे जालोर के शासक थे। जालोर पर सोनग्रा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया है? तो इन्होंने परमार शासकों को हराकर अपना अधिकार किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किसको जीता था? रणथंभौर को जीता था 1301 में, 1301 में। उसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ जीता था 1303 में, 1303 में। सिवाना का दुर्ग जीता था इन्होंने 1308 में, सिवाना 1308 में। और इसके बाद जालौर का जीता था 1311 में, 1311 में। तो सबसे पहले 1 फिर 3, 1 3, फिर है आपका 2, 1 3 2 फिर 4। तो यहाँ पर देखते हैं, नहीं 1 3 और 4 2, तो 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। 1301, 1303, 1308, 1311। पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना, फिर जालौर, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस प्रकार इनका क्रम चलता है। दोस्तों, अगर मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। निम्नलिखित 4 चौहान वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। विग्रहराज चतुर्थ है, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज द्वितीय है, पृथ्वीराज तृतीय है। तो आपको देखना है यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से ठीक होता है। यानी इनमें सबसे पहले आपके पृथ्वीराज चतुर्थ आते हैं, ये नंबर 1 पर है। उसके बाद में आते हैं आपके पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय आपके नंबर 2 पर आते हैं। उनके बाद आते हैं आपके यहाँ सोमेश्वर नंबर 3 पर, और नंबर 4 पर आपके पृथ्वीराज। नंबर 4 पर कौन है? पृथ्वीराज। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो आपके राव माधो सिंह थे। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य की स्थापना आपकी 1838 में होती है। अंग्रेजों ने गांगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो जालिम सिंह की सहायता की थी। अजमेर में गढ़बेटली दुर्ग का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह अजयराज के द्वारा गढ़बेटली दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। निम्न में से कौन सी उपाधि अर्णोराज द्वारा धारण की गई थी? तो इनके द्वारा महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक या उपरोक्त सभी, तो सभी जो उपाधियां थी इनके द्वारा धारण की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस चौहान शासक की हत्या उसके पुत्र द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? उनके पुत्र के द्वारा की जाती है। तो कौन से चौहान शासक थे? तो वो थे आपके अर्णोराज। अर्णोराज के पुत्र जगदेव थे, उन्होंने उनकी हत्या की थी। राजस्थान में मराठों का प्रवेश किस रियासत से हुआ था? तो वह बूंदी रियासत से होता है। निम्न में से किस मत के द्वारा चौहानों के इंद्रवंशी होने का पता चलता है? तो वह आपका जो रायपाल की सेवाड़ी अभिलेख है, इससे पता चलता है। देवबोध और धर्मबोध किसके दरबार के प्रकांड विद्वान थे? देवबोध और धर्मघोष जो है किसके दरबार के विद्वान थे? आपको ये बताना है। तो ये आपके अर्णोराज के थे। निम्न में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार पराजित किया था? तो किस से पता चलता है ये? तो ये शिवालिक अभिलेख से पता चलता है। भारतीय इतिहास में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध अलाउद्दीन किसके विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे?
तो यह पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार मोहम्मद गौरी को हराया था? तो उनके अनुसार 21 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट एवं राय पिथौरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को इस नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस राजपूत शासक ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े जिनमें से 16 में विजय प्राप्त की थी? तो वो थे आपके हम्मीरद। आगे प्रश्न आता है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? अब हम जयपुर रियासत या जो आमेर था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो राजपूत जयपुर में जो शासन किया वो थे कछवाहा राजवंश। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर का निर्माण जो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया था? प्रिंस अल्बर्ट ने रंगवाया था। प्रिंस अल्बर्ट के समय में रंगवाया था। जब प्रिंस अल्बर्ट राजस्थान में जयपुर में जब आए थे तो उनके स्वागत करने के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और यह परंपरा आज भी विद्यमान है। वहाँ पर जो वो वहाँ का इलाका है तो वहाँ आज भी आप जाके देखते हैं तो गुलाबी रंग से वहाँ की जो इमारतें हैं वो रंगी गई है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो थे दुल्ले राय के द्वारा ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की जाती है। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो उनका विवाह जो है सांभर में होता है। ईस्वी में 1585 से 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था, तो वह कौन था? वह राजा मान सिंह था। राजा मान सिंह को उस समय केवल 5000 का मनसब प्राप्त था। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो फरजंद की उपाधि मान सिंह को प्राप्त थी। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो थे आपके आमेर के महाराजा मान सिंह। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो वो मिर्जा राजा जय सिंह थे। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो वो आपके मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? तो वो थे आपके मिर्जा राजा जय सिंह। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सूरत खाना। सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी, तो राम रासा की रचना करने वाले कौन थे? तो आपके श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थे। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला कौन था? सवाई जय सिंह था। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं, तो उनके लेखक आपके जयपुर के सवाई मान सिंह को माना जाता है।
किस समूह की खगोल वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा व बनारस, इन सभी के अंदर महाराजा जय सिंह के द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि प्रदान की थी? तो वो थे मोहम्मद शाह ने की थी। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो वो मिर्जा राजा जय सिंह थे। कछवाहा राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भगवंत दास, मानसिंह प्रथम, भाव सिंह व जय सिंह प्रथम। तो आप देखते हैं कि जो इनका क्रम है, सबसे पहले भगवंत दास थे, फिर मानसिंह प्रथम आते हैं, फिर भाव सिंह है, फिर जय सिंह है। तो यही क्रम इनका सही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह महाराजा माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में इनका उद्घाटन होता है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जय बाण तोप का निर्माण करवाया गया था। जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया? ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया जयपुर के अंदर? तो वो ईश्वरी सिंह ने ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तुंगा का युद्ध जो था आपका 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। 28 जुलाई 1787 में लड़ा था। ये दौसा का निकट एक तुंगा है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। जयपुर के रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की जो स्थापना किस महाराज के समय में होती है? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में होती है। राजस्थान के एक राज्य का कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महाराजा गंगा सिंह थे, जो बीकानेर के शासक थे। महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे थे? तो सवाई मान सिंह जो थे किस देश में भारत के राजदूत रहे थे? तो वो थे स्पेन। सही मेल नहीं है, इनमें से सही मेल कौन सा आपको ढूंढना है कि सही मेल कौन सा नहीं है? महाराणा प्रताप, सिसोदिया, राजा मान सिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़ और महाराणा हमीर गोहिल। तो इसके अंदर जो आपका मान सिंह है वो हाड़ा ना होकर कछवाहा राजवंश से थे। जो ये हाड़ा दे रखा है ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि सही मेल नहीं खा रहा। तो मान सिंह जो थे किस वंश के शासक थे? तो ये कछवाहा वंश के शासक थे। कछवाहा वंश के शासक थे। मान्यताओं में कछवाहा वंश का संबंध किस पौराणिक पात्र से मिलता है? तो राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं कछवाहों को। भारतीय इतिहास में मरियम उज़मानी नाम से प्रसिद्ध रानी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था इनका हरका बाई। हरका बाई या जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है इनको। जैसे मूल नाम इनका हरका बाई था, लेकिन उन्होंने जब अकबर से शादी की थी तो जोधाबाई नाम भी इनका लिया जाता है, लेकिन मूल नाम जब पूछा गया है मरियम उज़मानी का तो हरका बाई था। हुर्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो हुर्डा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में होता है। धौलपुर समझौता किन के मध्य हुआ था? धौलपुर समझौता मराठा व जयपुर के मध्य होता है। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला देश की सबसे बड़ी वेधशाला है।
2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सत्य कथन के अंदर एक व दोनों ही सत्य कथन है। निम्न युद्धों को कालक्रमानुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करें तो तुंगा का युद्ध जो आपका होता है 1787 के अंदर। उसके बाद आपके जो मालपुरा का युद्ध होता है वह 1790 में होता है। मालपुरा का युद्ध तो 1800 में होता है। मालपुरा का युद्ध 1800 में है और पाटन का युद्ध जो है आपका 1790 में होता है। तो यानी सबसे नंबर 1 पर आपका 87 वाला, उसके बाद 1890 2, फिर नंबर 3, यानी जहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है 1, 3 व 2, 1, 3 व 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर के महारानी कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो महारानी कॉलेज की जो स्थापना है वह सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में होती है। जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक राव लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। जौहर तो हुआ केसरिया नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ, जौहर भी हुआ। जौहर भी नहीं हुआ, केसरिया भी नहीं हुआ। तो इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। यानी शाका कहते हैं जब आप कोई योद्धा एक सेना लड़ने के लिए जाती है युद्ध में और वो वहाँ पर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं ना, सबका जब मृत्यु हो जाती है और उधर अपने किले के अंदर महल के अंदर रानी को पता चलता है तो वो खुद को अग्नि कुंड में डालकर खुद को जला लेते हैं और उनका निधन हो जाता है, तो उनको जौहर कहते हैं। यानी जब युद्ध में मार जाते हैं सैनिक तो उनको केसरिया कहते हैं और महिलाएं खुद को घर में आग के अंदर जला के खुद को नष्ट कर लेती है तो वो जौहर कहलाते हैं। और जब ये दोनों कार्य होते हैं तब उसको शाका कहा जाता है। जब इनमें से कोई एक होता है तो उसको अर्धशाका कहा जाता है। तो उसी समय जैसलमेर में भी यही हुआ था कि युद्ध में लड़ते हुए राजा तो मारे गए, केसरिया तो उनका हुआ, लेकिन किंतु रानियों ने जौहर नहीं किया, तो इसलिए इसको अर्धशाका कहा जाता है। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो जाट राजवंश थे उनका 18वीं शताब्दी में कहाँ पर राज था? तो भरतपुर व धौलपुर। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता था? तो वो थे आपके सूरजमल। अफलातून या जाटों का प्लेटो भी के नाम से इनको जाना जाता है। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो निम्न में से कौन जो था वो थे अमीर खां पिंडारी। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित था? तो वो थे आपके भाटी, ऑप्शन बी भाटी राजवंश। चावंडों का प्राचीन राज्य कौन सा था? चावंडों का प्राचीन राज्य आपका भीनमाल था। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत है, एक तरफ शासक है, यानी झालावाड़ सुमेर सिंह सिरोही के तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पर जो झालावाड़ का सुमेर सिंह दिखा रखा है, ये सुमेर सिंह नाम का झालावाड़ में कोई शासक नहीं था, बाकी सारे क्या है सही है। तो इनका ऑप्शन ए है जो सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश के शासक ने शासन किया था?
तो वह आपके बयाना में था। राजस्थान में परमार राजवंश निम्न में से कहाँ विद्यमान था? परमार राजवंश कहाँ पर विद्यमान था? तो जो आबू, मालवा, जालौर, उपरोक्त सभी, इन सभी जगह पर परमारों का शासन था। निम्न में से किस राजा के द्वारा वाग्देवी की प्रतिमा बनाई गई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह है? तो वह है राजा भोज के द्वारा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राजा भोज के द्वारा रचा गया है? तो उसके अंदर आप देखते हैं सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है राजा भोज के द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्न में से किस राजा की मृत्यु पर कहा गया कि आज धरा नगरी में विद्या और विद्यावान दोनों निराक्षित हो गए हैं? तो किसकी मृत्यु पर यह बात कही गई थी? तो ये बात राजा भोज की मृत्यु पर कही जाती है। राजा भोज की मृत्यु पर यह बात कही जाती है। निम्न में से किस नेता ने अकबर के मकबरे से हड्डियों को निकालकर हिंदू विधि से दाह संस्कार किया था? तो ये राजा राम जाट ने यह कार्य किया था। निम्न जाट नेताओं को क्रमानुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बदन सिंह, जवाहर सिंह, सूरजमल और रणजीत सिंह। तो इसके अंदर जो आप देखते हैं ऑप्शन बी 1 3 2 4, यानी बदन सिंह, सूरज सिंह, फिर आपके जवाहर सिंह, फिर आते रणजीत सिंह। ये इनका एक बढ़ता हुआ सही क्रम है। नंबर 1 पर ये है, उसके बाद में आपके आते हैं नंबर 2 पर ये आते हैं, फिर नंबर 3 पर ये और नंबर 4 पर ये। भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? सूरजमल के द्वारा करवाया जाता है। अकबर ने राजपूतों से उदारतापूर्वक व्यवहार किया, क्यों? बागी मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था। अकबर को देश का सम्राट बनने की इच्छा थी और खून खराबे के बगैर उसे अपना साम्राज्य बढ़ाने की चाह थी। राजपूत प्रशासकीय वर्ग से संबंधित थे या राजपूत सूरवीर थे? अगर देखे जाए तो सभी के सभी उसके जो उत्तर हैं सारे सही बैठते हैं। उदारतापूर्वक व्यवहार क्यों किया, इसके कारण थे। ये चारों के चारों इसके सही उत्तर बैठते हैं। लेकिन फिर भी जो विभाग था जेल प्रहरी के अंदर, इसका सही उत्तर माना गया वो था ऑप्शन नंबर 4 आपका, कि राजपूत सूरवीर थे, इसलिए जो अकबर था इन राजपूतों के सामने पूरे उदारतापूर्वक पेश आया था। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों? वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा ए वकायत होता था जो क्या काम करता था? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। तो कौन था सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी? वो थे आपके प्रधान के रूप में। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी? तो वो थे आपके शिव की पूजा की जाती थी। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? तो ये राजकीय ज्योतिषी के लिए किया जाता था। इजारा जाना जाता है। इजारा क्या था? तो इजारा राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए जाना जाता है। 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी से। मध्यकालीन राजपूत शासन में जाती थी। तो यह विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को कहा जाता था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदार की सेवा तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। चरणोत्तर भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। तो इसका कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह कथन इसका जो है सत्य नहीं है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा लेख से क्या अभिप्राय है? तो पट्टा लेख से अभिप्राय आपका है आकलित राजस्व। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। तो पंचकुल किसको कहा जाता है? तो ग्रामीण परिषद को कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो एजीजी आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो विद्रोह के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद में होती है। यह होती है 1857 में 28 मई 1857 को होती है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? तो अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना, ये प्रमुख कारण माना जाता है। नसीराबाद की छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो डूंगर सिंह थे। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था उसका नेतृत्व करने वाले थे, इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके लाला जयदयाल व मेराब खां। अठारह की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो महाराव राम सिंह द्वितीय थे। कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? तो नीमच के विद्रोह की तिथि 3 जून थी, यानी 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो ये सभी देवली छावनी में पहुंचे थे। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में भेजी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो कौन थे? वो थे आपके अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता के लिए 1857 में राज्य से बाहर गया था? तो ये थे आपके बीकानेर के शासक थे। अब बीकानेर से आप इस पर याद रख सकते हैं, जैसे बीकानेर के प्रसिद्ध भुजिया हैं, बीकानेर के रसगुल्ले हैं, वह राज्य से बाहर तक फैले हुए हैं। तो इस प्रकार जो अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करने वाले जो शासक थे वो थे बीकानेर के शासक थे। जो बीकानेर के शासक जो नरेश सरदार सिंह जी थे, उन्होंने बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो वो थे आपके एरनपुर छावनी के सैनिक। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो वो भगवंत सिंह थे। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो वो थे झालावाड़। अठारह के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो सलूम्बर के केसरी सिंह ने सहायता की थी।
इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन कैप्टन शोवर्स ने कहा है। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो डूंगरजी जवारजी, लोहिया जाट, कर्णा मीणा या उपर्युक्त सभी? तो ये उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। इन सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम क्या है? तो ये व्यक्ति आपके कौन हैं? ये है अमरचंद बांठिया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह क्या थी? तो वह चपाती हुआ करती थी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? तो अंग्रेजों को सहयोग देना। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। यह मुख्य कारण था। एक कौन सा जोड़ा सुमिलित या सही नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन, मेवाड़ के शोवर्स, कोटा के बर्टन, जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि जोधपुर के कौन थे आपके? इस समय जो एजीजी थे ये तो पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस। तो इस प्रकार ये आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी सही होता है। अठारह के दौरान निम्नलिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? माझा प्रवास के लेखक किसे माना जाता है? तो वह विष्णु भट्ट गोडसे को माना जाता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने पॉलिटिकल एजेंट कार्यरत थे? तो कितने थे? 4 पॉलिटिकल एजेंट कार्यरत थे। एक मारवाड़ के अंदर मैकमेसन थे, एक मेजर शोवर्स मेवाड़ में, कर्नल ईडन जयपुर में और मेजर बर्टन आपके कोटा में थे। तो जोधपुर लीजियन में शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम द्वारा विद्रोह कब किया गया था? तो उनको विद्रोह 23 अगस्त 1857 में किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता रावत केसरी सिंह का संबंध निम्न में से किस स्थान से था? तो उनका जो संबंध था वो किस स्थान से था? वो था सलूम्बर से। जब बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की तो निम्न में से किस कवि ने उनकी आलोचना की थी? तो कवि बांकीदास ने इनकी आलोचना की थी। निम्न में से किस कवि के बारे में कहा जाता था कि वे हाथी पर बैठकर युद्धावृत्ति में जाते थे तथा रण क्षेत्र में रणबेरी एवं तलवारों की खनखनाहट के बीच भी कविता लिखते थे? तो वो थे सूर्यमल मिश्रण। निम्न में से किस देवी को 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है? तो सुगाली माता को या सुगाली देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान चर्चित कामेश्वर महादेव मंदिर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो आपके आहुआ से संबंधित है। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था?
तो यह आपका नसीराबाद से शुरू होता है। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट आपके विलियम ईडन थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो भरतपुर थे। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो वो सिरोही है। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो उन्होंने संधियां कब की थी? तो सितंबर नवंबर 1803 ईस्वी में की थी। अठारह 18 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? तो 1817-18 के अंदर किशनगढ़, करौली व कोटा, इन तीनों ने संधियां की थी। किशनगढ़, करौली और कोटा ऑप्शन के अंदर ये तीन दिए गए हैं, इन्होंने संधियां की थी। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर ने भी इसी टाइम संधि की थी। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों में से 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? कोटा, करौली, जोधपुर, उदयपुर। तो आप देखते हैं कि यहाँ उपयुक्त सभी जो रियासतें हैं इन्होंने संधियाँ की थी, लेकिन इनका कालक्रम अनुसार सही कौन सा है? यानी पूछा गया है कि सबसे पहले किसने की है और बाद में किसने की है। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है करौली का, कि सबसे पहले नंबर 1 पर आती है करौली ने की थी। करौली के बाद में कोटा ने की थी, नंबर 2 पर कोटा आता है। करौली के बाद कोटा के बाद आता है जोधपुर नंबर 3 पर आता है और नंबर 4 पर है उदयपुर। तो ऑप्शन आप ढूंढते हैं तो एक सबसे पहले कहाँ है आपका? तो यानी इसके अंदर करौली, एक वाला करौली कहाँ है? करौली सबसे पहले 3 ये है करौली, फिर आता है आपका कोटा, फिर आता है आपका जोधपुर, फिर आपका उदयपुर। यानी ये ऑप्शन आपका सही है, सही क्रम है करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। इस प्रकार इस क्रम से इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के दिन संधि की बातचीत की थी? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी और चार्ल्स मेडकोफ ने दिन संधि की बातचीत की थी। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव था चार्ल्स मेडकोफ ने भी दिया था। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो वो थे कोटा। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह 1841 में की जाती है। 1841 में की जाती है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका मुख्यालय जो आपका झुंझुनू में है। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया था? तो 1893 में आया था। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो ये 1832 में किया था। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? तो 1869 ईस्वी के अंदर यह किया था। महाराजा तखत सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव पर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित नहीं हुआ था? तो वो लुडलो थे।
गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं? तो ऑप्शन सी डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर के अंदर जो ये आपका आदेश तो था वह 1858 में नहीं था, ये 1844 में था। 1844 के अंदर आदेश दिया था। राजस्थान में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो प्रथम रियासत आपकी थी हाड़ौती यानी कोटा। हाड़ौती जब मानते हैं हाड़ौती प्रदेश, तो यह कोटा के अंदर आता है। राजस्थान की रियासतों में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य था। जो त्याग प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था मारवाड़। राजस्थान की रियासतों में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो आपका मेवाड़ था। राजस्थान की रियासतों में मानव व्यापार तथा प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो कोटा था। राजस्थान की रियासतों में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो आपका जयपुर था। राजस्थान में विधवा विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम शासक कौन सा था? तो आपके महाराजा जय सिंह द्वितीय था। एजेंट टू द गवर्नर जनरल फॉर राजपूताना पद का सृजन कब किया गया? तो इस पद का सृजन कब किया जाता है? 1832 में किया जाता है। बीकानेर राज्य ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कब लागू किया था? तो यह 1910 में लागू किया था। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? तो वो आपका है मेवाड़। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो अशोक परमार थे बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक। बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये कब प्रारंभ होता है? सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में। ऑप्शन सी। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तो पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने किया था। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो भूप सिंह का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से था। भूप सिंह कहा जाता है विजय सिंह पथिक को, यानी विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे। विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो वो थे नारायण जी पटेल। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, हाँ ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 चारों। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मणिकलाल वर्मा, नारायण सिंह पटेल। तो इसके अंदर किस किस ने भाग लिया था? तो इन सभी ने भाग लिया था। नारायण सिंह पटेल, विजय सिंह, साधु सीताराम, मणिकलाल वर्मा, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो वो थे आपके ठाकुर राज सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो गांधी जी ने कब आशीर्वाद दिया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में आशीर्वाद दिया था। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो पूर्ण रूप से स्वीकार था उनका। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? जो रमा देवी है वह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रही है।
इसके अलावा अंजना देवी, नारायण देवी व रमा देवी, ये तीनों महिलाएं जो थी इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। प्रश्न अगला है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। जो ट्रेंच कमीशन है वह किससे संबंधित है? तो वह ऑप्शन सी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राम नारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। प्रश्न 16 नंबर आगे देखिए, नंबर 16 है, रूपाणी और रूपाजी, रूपाणी नहीं रूपाजी है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? रूपाजी और जो कृपाजी है वो किस किसान आंदोलन के अंदर गोली से मारे गए थे? तो वो आपका बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान में कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वह जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सन 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो उन्होंने करौली में आंदोलन किया था। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो यह अलवर में हुआ था। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध जो है अलवर किसान आंदोलन से था। वर्ष 1921 में किसानों का सुवर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो यह अलवर राज्य में चला था। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो नैनूराम आपके नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बूंदी आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पर दो जगह बेंगू लिखा गया, तो बेंगू नहीं होकर बूंदी था, बूंदी आंदोलन। बूंदी आंदोलन से संबंधित थे नैनूराम शर्मा, जो नैनूराम जो थे। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो वो थे नानक जी भील। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यासीन खान ने किया था। कौन सा शेखावटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था? तो पंचपाणी में अलसीसर जो था सम्मिलित नहीं था। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, तो किसके? भील आंदोलन के माने जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान कीजिए। गलत युग्म इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गोविंद गुरु, ये ठीक है। लेकिन जो आपका बेंगू किसान आंदोलन है राम नारायण चौधरी का ना होकर यहाँ पर आते हैं आपके मोतीलाल तेजावत है। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? गलत युग्म को पहचाना था, तो गलत युग्म बेंगू किसान आंदोलन वाला है। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो एकी आंदोलन का सूत्रपात आपके मोतीलाल तेजावत ने किया था। मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकार क्या है? तो मेवाड़ पुकार जो आपकी मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किए गई मांग पत्र था, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ था।
प्रसिद्ध भक्त आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भक्त आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी ने किया था। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो वह आपका बांसवाड़ा में स्थित है। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संत सभा का प्रथम अधिवेशन आपका 1903 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो वो मावजी ने किया था। खानदेश भील कॉपर्स की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना 1825 में की गई थी। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? जो बागड़ के गांधी है, बागड़ के गांधी के उपनाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या। तो जो भोगीलाल पांड्या है वह डूंगरपुर जिले के निवासी माने जाते हैं, निवासी थे, डूंगरपुर के निवासी थे भोगीलाल पांड्या, और भोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी कहा जाता है। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो हम देखते हैं कि उन्होंने 1924 के अंदर जयपुर में जयराम पेशा कानून के अधिनियम आंदोलन किया था। जयराम पेशा अधिनियम के अंदर आंदोलन किया था। नीमड़ा में हत्याकांड आंदोलन कब हुआ था? तो नीमड़ा के अंदर हत्याकांड 1921 में हुआ था। वहाँ पर लगभग 1200 भील मारे गए थे, 1200 भील मारे गए थे 1921 के अंदर। मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह खेरवाड़ा में स्थापित किया गया था। यह मेवाड़ भील कोर जो है 1841 में इसकी स्थापना की जाती है, 1841 में। मेर एवं भील विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन है। ये दोनों विद्रोह 1818 में हुए। मेर विद्रोह है दीर्घकालिक था, जबकि भील विद्रोह है अल्पकालिक था। तो केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो जो ऑप्शन बी आपका केवल दो, यह असत्य है, और जो केवल ये दोनों है 1818 वाला सत्य है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, केवल दो। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना आपकी 1822 ईस्वी में की जाती है। जोधपुर लीजन का गठन कब किया गया था? जोधपुर लीजन का गठन आपका 1836 ईस्वी में किया जाता है। मुन्नी मगन सागर जी किस जनजाति के सुधार से संबंधित थे? तो ये आपके मीणा जनजाति से संबंधित थे। गुरु गोविंद गिरी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष निम्न में से किस आधुनिक राज्य में व्यतीत किए थे? तो वो है आपके गुजरात में व्यतीत किए थे। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा ऐक्य आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो मातृकुंडिया से शुरुआत की जाती है। निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष जो था, मुख्य इनका उद्देश्य था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, तो प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो प्रयागराज भंडारी जो थे जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो यह आपका मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य ये समझौता हुआ था। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली की त्रिलोकचंद्र माथुर ने की थी। त्रिलोकचंद्र माथुर ने इसकी स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर आप देखते हैं कि बीकानेर राज्य प्रजामंडल और जयनारायण व्यास यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, सुमेलित है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल जो है इसके संस्थापक आपके मिठालाल व्यास है साथ में हैं। डूंगर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, झालावाड़ का कन्हैयालाल मित्तल, लेकिन बीकानेर राज्य जो है इनके बीकानेर के मग्गाराम वेद है। बीकानेर के कौन है? मग्गाराम वेद है। तो ये ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं होता है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1936 ईस्वी के अंदर, क्योंकि बीकानेर के रसगुल्ले, बीकानेर की भुजिया दूर दूर तक फेमस है, तो दूर कलकत्ता में जाएगा। कांवड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो यह आपका बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित होता है। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष माने कौन थे आपके? बलवंत सिंह मेहता थे। निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? कौन सा युगम जो है सही नहीं है? यानी एक तरफ प्रजामंडल दिए हैं और एक तरफ इनकी स्थापना का वर्ष दिया है। तो इसके अंदर देखते हैं मेवाड़ 1936 लिखा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मेवाड़ की स्थापना 1938 में होती है, 36 में नहीं होकर। और अलवर भी 1938 में ठीक है, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। तो ऑप्शन आपका एक है जो यह सही नहीं है। तो ये ऑप्शन एक सही नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला आपकी नारायणी देवी वर्मा हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजीलाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ऑप्शन दिए हैं 1, 2 व 4, 1 व 4, 3 व 4, केवल 4। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 1, 2 व 4 यानी माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता व मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों ने जो नेता थे वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही उत्तर होगा। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। कारण आर कहता है, कारण बी है 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा इसका कारण गलत है। तो यहाँ पर कथन ए और अनुकथन दोनों सही है और बी ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा था। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये सभी झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो वो आपके बीकानेर जो थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। 1944 ईस्वी में की जाती है भोगीलाल पांड्या के द्वारा। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो वो आपके गोकुलभाई भट्ट थे। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो यह जोधपुर ने मनाया था। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर छांटना है कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है। तो जैसलमेर है, इसके संस्थापक मिठालाल व्यास है। जैसलमेर के संस्थापक
मिठालाल व्यास है, अलवर के लादारा व्यास ये नहीं हैं, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट है और करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर है। तो अलवर के प्रजामंडल की स्थापना की थी हरि नारायण शर्मा ने। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? हरि नारायण शर्मा ने किया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल। उस प्रजामंडल का नामोल्लेखित कीजिए जिसकी स्थापना मग्गराम वेद तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई थी। तो यह बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो यह आपका 1934 ईस्वी में जारी किया जाता है। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो बीरबल दिवस आपका बीकानेर में मनाया जाता है। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो इसकी घोषणा जो आपकी होती है रेवाड़ी के अंदर होती है। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? तो यह आपका 26 जुलाई 1942 को मनाया गया था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? तो ये थे आपके किशन सिंह। नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? नाथद्वारा प्रजामंडल के अंदर श्रीमती गंगाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो सेवा संघ की स्थापना 1919 में की जाती है। बीकानेर में चना निकासी विवाद कब हुआ था? तो बीकानेर के अंदर चना निवासी विवाद 1947 को हुआ था। जोधपुर प्रजामंडल में शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो जोधपुर प्रजामंडल में शिक्षा दिवस 1936 में मनाया गया था। वर्धमान विद्यालय स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की जाती है। जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की जाती है। हीरालाल शास्त्री के द्वारा की जाती है। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में होती है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पर हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष आपके गोपीलाल यादव थे। भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1912 में की गई थी। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे। स्वतंत्रता के बाद ठिकानों के तो ठिकाने 3 थे। एक लावा था, कुशलगढ़ था व एक निमराना था। 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी आपकी? वो थी मारवाड़। मारवाड़ जो थी इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वह 36,120 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई थी। और सबसे छोटी रियासत की जब बात आती है तो सबसे छोटी रियासत थी आपकी शाहपुरा, जिसका 405 वर्ग किलोमीटर में उसका एरिया था। तो सबसे बड़ी हो गई आपकी मारवाड़। और सबसे जब छोटी की बात आएगी, सबसे छोटी थी
तो वह थी शाहपुरा। शाहपुरा सबसे छोटी थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ रियासत थी। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा है? तो टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। इनका जब आरोही क्रम देखते हैं, यानी पहले किसकी स्थापना होती है, बाद में किसकी होती है, तो सबसे पहले होती है हमारी टोंक की 1948, 25 मार्च 1948 को। तो 1 नंबर पर टोंक आ रहा है। टोंक के बाद भी आता है नंबर 2 पर उदयपुर, जिसकी स्थापना भी होती है अप्रैल 1948 में। ये मार्च 1948 है, ये अप्रैल 1948 में है। उसके बाद जैसलमेर है, जिसकी स्थापना 1949 में होती है। उसके बाद अजमेर 1956 में होती है। तो सही क्रम इनका यही है जिस प्रकार लगा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। तो मत्स्य संघ है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ था। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख किसको बनाया था? महाराव कोटा को बनाया गया था। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यह बात किसने कही थी? तो यह बात बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कही थी। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में राज्य की राजधानी बनाया गया। तो राज्य की राजधानी तृतीय चरण में किसे बनाया गया था? वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहत जो राजस्थान था, वृहत राजस्थान, उसका उद्घाटन आपके करने वाले व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो मत्स्य संघ राजस्थान में विलय 15 मई 1949 ईस्वी में किया गया था। शंकर राव देश समिति का राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण से संबंध था? तो चौथे चरण से संबंध था। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? तो राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम 1956 में दिया गया था। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, तो वह 1 नवंबर 1956 से है। 1 नवंबर 1956 को झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र किस प्रांत को दिया गया था? तो वह मध्य प्रदेश को दिया गया था। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो 2 सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान में विलय होता है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। कौन सी सरकार को सौंपा? राजस्थान सरकार को सौंपा। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। वे कौन से थे? तो वो थे आपके आबू रोड, दिलवाड़ा एवं अजमेर। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो कौन थे? आपके गोकुल भाई भट्ट थे, जिन्होंने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। एकीकरण के समय किस
मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो किसने प्रयास किया था? हनुमंत सिंह ने प्रयास किया था। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो वो बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम थे। राजस्थान की सभी रियासतों में सबसे अंत में किसने अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए? सबसे अंत में किसने हस्ताक्षर किए थे? वो थे धौलपुर ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। निम्न में से असंगत युग्म है। 19 तोपों की सलामी 1 राज्य, 17 तोपों की सलामी 8 राज्य, 15 तोपों की सलामी 8 राज्य, 13 तोपों की सलामी जो है आपकी 2 राज्य। तो यहाँ पर आपका सही जो असंगत युग्म आपका है 13 तोपों की सलामी 2 राज्य। ये ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। यानी ये 13 तोपों की सलामी केवल 1 राज्य को दी जाती थी। यहाँ पर ये बताया गया कि कितनी तोपों की सलामी किस किस राज्य को दी जाती थी। तो 19 तोपों की सलामी भी 1 राज्य को मिलती थी, वो था मेवाड़। यानी 19 तोपों की सलामी मिलती थी मेवाड़ को, मेवाड़। और 17 तोपों की सलामी 8 राज्यों को मिलती थी, 15 तोपों की सलामी भी 8 राज्यों को मिलती थी, और 13 तोपों की सलामी किसको मिलती थी? केवल 1 को मिलती थी, वो था झालावाड़, यानी झालावाड़ को मिलती थी। तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा था, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के समय में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो वो थे भूपाल सिंह। तो साथियों, इसी के साथ आज हमारी क्लास पूरी होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। और इसी के साथ में आपका राजस्थान का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो पूरे होते हैं। मैं कल अगली क्लास में राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो एक बार फिर से हम कल मिलेंगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।